जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड के क्लास 10th का साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बच्चों इसमें साइंस के 10 सब्जेक्टिव सवालों को करवाऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं और आने वाले जो बोर्ड परीक्षा उसमें भी पूछा जा सकता है ये सारे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए आइए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसका जो पहला प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं और इसके क्या नियम हैं। ठीक है, तो माय डियर देखिए ध्यान से कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। जब मेरे बच्चे कि प्रकाश एक माध्यम से, मान लो कि ये एक माध्यम है, ये हवा होगा, हवा से इस तरीके से आता है और ये क्या हो रहा है, पानी में चला जा रहा है। ये प्रकाश कहाँ चला जा रहा है, पानी में चला जा रहा है। और जब पानी में चला जा रहा है तो ये जो प्रकाश की जो किरण है सीधा आ रहा था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो टेढ़ा हुआ बच्चों, ये जो अपने दिशा से जो विचलित हो गया, यही विचलन ही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। बात समझ में आया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, चेंजेज हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप लोग को याद करने में दिक्कत नहीं होगा। क्या बोलोगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में जो हुआ परिवर्तन होता है उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। जैसे आप लोग प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम पढ़े थे, वैसे ही आपको प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम पढ़ने हैं। क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही लंब पर, एक ही अभिलंब, तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या बोले हम कि आपतन बिंदु या फिर आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण जो आ रहा है और अपवर्तित किरण जो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और अभिलंब इस तरीके से काल्पनिक रेखा होता है, वो तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब जो होते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है ये स्थिर होता है और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये था बच्चों आप लोग का पहला सवाल। ठीक है, मुझे आशा है कि आप ये सवाल का आंसर भी आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, सवाल ऐसा आएगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो आप ये आप लोग आंसर कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रकाश का अपवर्तन पूछेगा तो आप यहां से भी यहां तक लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके नियम लिखने आएंगे, अगर 3 मार्क्स का आएगा तो पूरा लिख देना, 1 मार्क्स का आएगा तो आप यहां से यहां तक लिख करके छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है और ये जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, देखिए हम आप लोग को चैप्टर जब पढ़ाए थे बच्चों, है ना, जब क्लास 10 के एप्लीकेशन पे पढ़ाए थे वहाँ पे आप लोग को हम दोनों का अंतर भी बताए थे कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होता है वो धंसा होता है। क्या होता है, प्रवर्तक सतह जो होता है ये धंसा होता है। जैसे ऐसे अवतल दर्पण, मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ, ऐसे होता है प्रवर्तक सतह, यानी कि जिधर से किरण आता है और वहां से प्रवर्तित हो जाती है। ठीक है, वही होता है प्रवर्तक सतह। और ये प्रवर्तक सतह कैसा होता है, ऐसा होता है, ये धंसा होता है। ठीक है, और बाहरी साइड इसका प्रिंट किया हुआ होता है। उत्तल दर्पण में जस्ट इसका उल्टा होता है। उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ होता है, ऐसा होता है। ठीक है, प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ से प्रवर्तित हो जाएगी, है ना। तो प्रकाश का जो प्रवर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण का, ये क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो दोनों याद रखेंगे। ठीक है, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा बात ये अंतर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। जब भी हम लोग अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालते हैं तो वो माइनस में आता है, लेकिन उत्तल दर्पण का
का जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर आप ये लिख देना कि इसमें प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? इसमें हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पर, चौथा अंतर, कि इसका उपयोग टॉर्च, गाड़ी, हेडलाइट आदि में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है टॉर्च वगैरह में, क्या, क्यों? तो प्रकाश की जो किरण है उसको विस्तृत करने के लिए क्या किया जाता है? इसको इसमें डाला जाता है, टॉर्च वगैरह में, गाड़ी के हेडलाइट में। आप लोग का एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो आप बोलना अवतल दर्पण का। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण में कहाँ उपयोग होता है इसका? तो इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में गाड़ी में किया जाता है। आप लोग देखे होंगे बाइक वगैरह है ना, बाइक के साइड मिरर में या फिर कार के साइड मिरर में जो गाड़ी को पीछे की दृश्य को देखने के लिए, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए साइड में एक मिरर लगा होता है, और वो मिरर जो होता है मेरे बच्चे वो उत्तल दर्पण होता है। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग, काहे कि ये भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, हाँ, कि हेडलाइट में कौन सा होता है? तो अवतल होता है, और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखें। अभी हम लोग ऊपर में जस्ट पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो ठीक उसी तरह ही प्रकाश के प्रवर्तन के भी नियम जैसे होते हैं वैसे ही आपका अपवर्तन का होता है, वैसे ही प्रवर्तन का होता है। देख सकते हैं क्या है, थोड़ा सा अंतर है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन यहाँ लिखाएगा तन, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, क्या बोले हम कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मैं और इसका एक आप लोग चित्र बना दोगे ना तो बहुत बेहतर होगा। मैं चित्र यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पे हम जगह बना के करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये होता है सतह एक, ठीक है, सिंपल सा सतह, समतल सतह। ये होता है आपतित किरण, है ना, यहाँ पे लिख देना आप लोग आपतित किरण। ये होता है प्रवर्तित किरण, है ना, प्रवर्तित किरण यानी कि आपतित किरण मतलब कि इधर से आ रहा है किरण और इधर से प्रवर्तित हो जा रहा है, और बीच में होता है मेरे बच्चे एक अभिलंब। क्या होता है? एक बीच में अभिलंब होता है, और यहाँ पे जो बिंदु होता है वो आपतन बिंदु होता है। ठीक है, तो यही है पहला नंबर कि आपतित किरण यानी ये वाला किरण, और प्रवर्तित किरण यानी ये वाला किरण, और आपतन बिंदु यानी ये वाला बीच वाला जो कि काल्पनिक होता है। ये तीनों जो होते हैं, और आपतन बिंदु, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा लाइन क्या है? आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण कौन सा हो जाएगा? तो आपतन कोण जो हो जाएगा मेरे बच्चे ये वाला जो है ना, आई इसको हम लोग कहते हैं, और आर इसको कहते हैं आप, ये प्रवर्तन कोण। तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपतन कोण 40 है तो प्रवर्तन कोण भी 40 होगा। ठीक है, अगर आपतन कोण 20 है तो प्रवर्तन कोण भी 20 होगा। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि यदि कोई किसी का आपतित किरण आपतन कोण अगर 20 है तो प्रवर्तन कोण कितना होगा, तो याद रखिएगा कि सदैव दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे मेरे बच्चे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर, कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और इसे दूर कैसे किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है मेरे बच्चे। ठीक है, तो देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, आपको हम जब एप्लीकेशन पे, देखो एप्लीकेशन पे नहीं ज्वाइन जो किए हैं ना, वो ज्वाइन कर लें, बेहतर होगा। आप लोग पास अगर टाइम है तो आप लोग वहाँ से क्लास को कर सकते हैं, है ना, क्लासेस को कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को कि एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए तो कर लेंगे। हमारा एप्लीकेशन का नाम मिशन 2 वाले सर है। ठीक है, जो बच्चे क्लास कर रहे थे, हाँ, उन्हें भी बहुत फायदा हुआ और आप लोग को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वह दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया कि कोई भी अगर व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति अगर निकट की वस्तुएं को जैसे ये मान लो व्यक्ति या निकट की वस्तुओं को साफ देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है वो। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे क्या है, चश्मा लगाते हैं, उन्हें बोर्ड पर नहीं दिखाई देता है। बच्चे यहाँ पे बैठते हैं और बोर्ड उसको साफ नहीं दिखाई देता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? चश्मा लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको निकट की वस्तुएं तो देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तुएं उसको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो दोष युक्त व्यक्ति होता है उसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति है ये।
ठीक है, बात समझ में आया कि निकट की वस्तुएं को साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं को वो नहीं देख पाता है, उसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ सर। इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो देखो, आंख खराब होना है ना, आंख खराब होता है तो आंख खराब में क्या क्या उसमें होता है, तो अभिनेत्र लेंस, जो आंख में एक लेंस होता है उसका जो क्षमता है ना उसका अत्यधिक हो जाना, अभिनेत्र लेंस की क्षमता का अत्यधिक हो जाना है ना, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये दोनों कारण से क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष व्यक्ति बन जाते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे संशोधन, इसका निवारण कैसे किया जाता है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अगर कोई व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रहा है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पा रहा है, तो उसको निवारण कैसे किया जा सकता है, उसको संशोधन कैसे किया जा सकता है ना। तो हम लोग को पता है बच्चे कि चश्मा लगा करके, तो देखिए क्या लिखा है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का, है ना, ध्यान रखेंगे अवतल लेंस का। अगर निकट की वस्तुएं देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है तो वो क्या करेगा, अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग करेगा। वो डॉक्टर पास दिखाएगा और डॉक्टर क्या करेगा, उसका आंख को चेक करके अवतल लेंस पकड़ा देगा, बोलेगा ले भैया चश्मा पहन, तुमको अब साफ साफ दिखाई दे। तो ठीक हो, चलो आगू देखो सवाल। हाँ, जो दूर की रखी वस्तुओं को आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर दे ताकि किरणें रेटिना के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही बन जाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं मेरे बच्चे, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही VVI सवाल है, ठीक है, और 2023 में पूछा गया सवाल है, तो उम्मीद है कि 2025 में पूछा जा सकता है। 24 में नहीं पूछा था लेकिन 25 में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2023 में पूछा था, 2019 में शायद पूछा था, तो बहुत बार ये सवाल रिपीटेड हुए हैं, तो उम्मीद है कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि ऐसी रासायनिक समीकरण, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक साइड और उत्पाद के साइड, दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों की तत्वों के जो परमाणु संख्या होनी चाहिए वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है मेरे बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या किए, अभिक्रिया करवाए, तो हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, यानी जल का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे ये साइड को हम लोग, तीर के दाहिनी साइड को, दाहिने कि बायां साइड को हम लोग अभिकारक कहते हैं और तीर के दाहिनी साइड को हम लोग उत्पाद कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड, दोनों की साइड की परमाणु संख्या बराबर है क्या, तो वो देखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ भैया दूगो है और यहाँ पे हाइड्रोजन दूगो है, चलो ये तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन सर दूगो है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एगो है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो बराबर कैसे होगा मेरे बच्चे, है ना, तो इसको बराबर करने के लिए हाइड्रोजन 2 है ना, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, तो हम इसके आगे लगा देंगे 2, क्या लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, अच्छा से नहीं लगा, यहाँ हम 2 लगा दें, अरे भैया लग जाना अच्छा से, चलो, अरे चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, हाँ 2 लगा देंगे यहाँ पर। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 2 4, यहाँ से गुना हो जाता है मेरे बच्चे, ये और ये गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, तो हम इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ भी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, अरे हाँ भाई बराबर हो गया। ये अब हम लोग क्या हो गया कि ये जो समीकरण हुआ वो संतुलित समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि अभिकारक के साइड की परमाणु संख्या और उत्पाद की साइड की परमाणु संख्या दोनों क्या हो गए, समान हो गए। अब ये सवाल पूछा था कि आखिर इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसको संतुलित करना आवश्यक इसलिए है बच्चों क्योंकि सबका एक नियम होता है। तो यहाँ पे भी एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है। इसी नियम के अनुसार दोनों ओर यानी कि अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड के द्रव्यमान समान होना चाहिए, तब और वह तब संभव है जब दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अब देखो छठा नंबर सवाल, अभी हम लोग 4-5 सवाल और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, ध्यान देंगे। परितंत्र, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना बच्चों कि आपको सभी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। अगर समझाना नहीं होता, पढ़ करके सिर्फ बता देना होता तो मैं बता देता और 5 मिनट में, 6-10 मिनट में, 15 मिनट में कंप्लीट कर देता। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे समझे, ताकि वो याद करने में उसको दिक्कत ना हो, याद करे तो वो तुरंत जल्दी याद हो जाए। और आप नहीं समझ पाओगे ना तो कोई चीज़ को रट्टा जैसा लगने लगेगा, और रट्टा जब मारोगे ना तो आप कभी कभी भूल जाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको समझा दूं, ताकि आप लोग अगर भूल भी जाए ना मेरे बच्चे, तो आप एग्जाम में लिख करके आ जाओ। अब देखो यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल पूछा कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो देखो अपमार्जक जो होता है ना, वो पारितंत्र में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? अपमार्जक वातावरण को संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्या क्या होता है? तो अपमार्जक जो होता है बच्चे कि मृत पौधे, जानवरों के अवशेषों को सरल पदार्थों में बदल कर पर्यावरण को साफ करते हैं। मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, मृत होते हैं, जानवर होते हैं, अवशेष होते हैं, अपमार्जक क्या करता है? उसको सरल पदार्थों में बदल करके और पर्यावरण को साफ करता है। उसके बाद देखिए ये क्या करता है और क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये पदार्थ जो है मिट्टी में वापस चले जाते हैं, जिन्हें पौधे सोख लेते हैं और जानवर क्या करते हैं? खा लेते हैं, है ना। उसके बाद देखिए अपमार्जक क्या करता है? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का चक्रण करते हैं। क्या करते हैं? ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का चक्रण करते हैं। अपमार्जक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करते। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये अपमार्जक आपके पारितंत्र के लिए, हमारे परितंत्र के लिए। तो आप लोग इसे लिख देना। अब देखिए ये जो सवाल है 5 नंबर का सवाल है मेरे बच्चे, ये 5 नंबर का सवाल है। इससे पहले भी आप लोग का निकट दृष्टि दोष वाला बताया था, उसमें भी 5 नंबर का सवाल था। तो ये 2-3 सवाल जो है आपके 4 या कितना 5 सवाल, 5 25 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है। ठीक है, तो देखिए पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोध को R1, R2, R3 को पाठ्यक्रम के संयोजित करने के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो मेरे बच्चे एक बार बता देता हूँ, 12 जो चैप्टर है ना आपका, सॉरी 11 में भी आ गया है ना नया बुक में, 11 जो चैप्टर है आपका विद्युत ही ना था जी, हाँ विद्युत ही था। तो इसमें जो है ना बच्चे, इसमें जो है आपका 3 सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो 5 नंबर के लिए, और इस 3 में से एक सवाल तो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे पार्श्वक्रम, श्रेणीक्रम और ओम का नियम। ये 3 सवाल जो है इस चैप्टर से जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और इसमें से एक 100% हर एग्जाम में आता है। तो मैं अभी आप लोग को पार्श्वक्रम और श्रेणीक्रम ये 2 बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओम का नियम 2024 में पूछ दिया तो कम चांसेस है कि वो पूछा जा सकता है। तो चलिए, लेकिन फिर भी मैं उसे अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, ताकि अगर आ जाए तो आप लोग उसे भी बना दो। ये तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं और इसके समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना कि पार्श्वक्रम वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको पार्श्वक्रम का एक डेफिनेशन दे देना। क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे यहाँ पर पार्श्वक्रम में, कि जब किसी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को, है ना, पार्श्वक्रम लिख करके और डैश देना और लिखना कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक साथ, क्या बोले, पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मेरे बच्चे कि पार्श्वक्रम में क्या होता है ना, पार्श्वक्रम में क्या होता है कि एक परिपथ बनाया जाता है। ये परिपथ अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, ये जो हम चित्र बनाए हैं ये समझ में आ जाएगा तो आपको फिर परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत हो जाएगी। ठीक है, देखो ये आपको इस तरीके से एक चित्र बनाना है, जैसे कि हम परिपथ ऐसे बनाना है। यहाँ पे बैटरी लगा देना है, आप लोगों को कई बार हम बताए हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक स्विच लगा देना इस टाइप से, फिर उसके बाद ए मीटर लगा देना यहाँ पर, चाहे इधर भी लगा सकते हैं मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं, लगा दिए। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 3 प्रतिरोधक को लगाना है, एक प्रतिरोध ऊपर डाल देना, नीचे दूसरा प्रतिरोध और तीसरा यहाँ प्रतिरोध, और तीनों प्रतिरोधकों को हम क्या करेंगे, इसके एक साथ, एक सिरा को एक साथ जोड़ देंगे और दूसरे वाले सिरे को एक साथ जोड़ देंगे, और इस प्रकार का जो संयोजन होता है इसी को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखो परिभाषा को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोले, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को, देखो यहाँ पे 3 को प्रतिरोध है ना, तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को पहले सिरे को एक साथ, यानी इसका जो पहला सिरा है इसको एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ, दूसरा सिरा इधर है तो इसके एक साथ जोड़ देते हैं, इसी को हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। बताओ परिभाषा या रटने की जरूरत है? नहीं सर। क्या बोलेगा, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध
प्रतिरोधकों को पहला सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ को जोड़ करके जो संयोजन किया जाता है उसी को हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। तो वो तो बताओ रटने की जरूरत है? नहीं मेरे बच्चे, मेरे साथ अब अगर रहो ना मिशन 2 वाले सर के साथ, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की ज़्यादा जरूरत है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, हम चित्र बना के लिखेंगे। चित्रानुसार 3 प्रतिरोधकों को लिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3, ये 3 प्रतिरोधकों को हमने ले लिया है ना। हाँ हो गया। 3 प्रतिरोधकों को R1, R3 पार्श्वक्रम में संयोजित किया, जिनसे प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो I1, I2 और I3 है। इस परिपथ में कुल धारा का मान धाराओं के योग के बराबर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि देखो सब में करंट जो होगा वो अलग अलग जाएगा भैया, तो इसमें हम I1 डालेंगे, इसमें I2 डालेंगे और इसमें I3 डालेंगे। ठीक है, मतलब सब में हम क्या किए, धारा को अलग अलग डाल दिए। ठीक है, आपको पता है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और धारा को हम लोग I से लिखते हैं, तो I1, I2, I3 हम लोग डाल दिए। अब हम लोग पता है कि इस परिपथ में टोटल कुल परिपथ में हमारा जो धारा होगा वो I, अगर हम इसमें I डाल रहे हैं I1, इसमें I2 डाल रहे हैं इसमें I3, तो टोटल जो होगा इसका क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I2, मतलब सबका योग होगा। क्या होगा, सबका योग होगा। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दिया, अर्थात I बराबर I1, I2, I3, समीकरण 1 बना देंगे यहाँ पर। जब समीकरण 1 बन जाएगा मेरे बच्चे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए ये वाला इधर हम लोग, कि यदि कुल विभवांतर भी है, यदि कुल विभवांतर भी है और प्रतिरोध जो है R है, तो ओम का नियम से, ओम का नियम हमारा कहता है I बराबर V बटा R। क्या कहता है, I बराबर V बटा R। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओम का नियम को लिख देंगे और इसको समीकरण 2 बना देंगे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ लिखेंगे सभी प्रतिरोधकों को ओम का नियम लागू करने पर, सभी पर एकदम देखो आप लोग, हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग एक बार कॉपी में उतार लो, और जो उतारे हैं उसको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे मेरे से तो पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो उतारे हैं तो अच्छी बात है, नहीं उतारे तो उतार लेंगे। उतार के उसके बाद एक बार वीडियो को फिर से चालू करके और देखना, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी प्रतिरोधकों पर ये ओम का नियम लागू करेंगे। तो देखो हमारा जो पहला प्रतिरोध में जो धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे थे I1 कर रहे थे, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R, और उसमें जो हमारा R क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पहला प्रतिरोध में कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रतिरोध में क्या कर रहे हैं, तो I2 कर रहे हैं, I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बटा R2 हो जाएगा। फिर I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे, तो हमारा समीकरण 1 क्या था, I बराबर I1, I2 प्लस I3, यही था ना। अब हम लोग इसी समीकरण में हम लोग ये क्या करेंगे कि हम लोग जो अभी हम लोग I1, I2, I3 जो लिए थे, इसी का मान को हम लोग ये लेफ्ट वाला साइड, राइट वाले साइड को हम बैठाएंगे। जैसे I बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, V बटा R, तो V बटा R लिख दिए। I1 बराबर हम लोग अभी क्या देखे थे, तो V बटा R1। I2 बराबर क्या लिखे थे, तो V बटा R2। I3 बराबर क्या लिखे थे, तो V बटा R3। तो ये हम लोग क्या कर दिए, इसमें लिख दिए। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आइए, देखेंगे कि V बटा R बराबर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3 था ना, तो हम V को कॉमन ले लिए। तो क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो V और V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, तो 1 बचा, तो 1 बटा R बचा, और बराबर यहाँ पे बचा 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। तो यही है आपका पार्श्वक्रम। अर्थात क्या हुआ कि पार्श्वक्रम जो संयोजन है वो तुल्य प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोधकों के विलोम का बराबर होता है। तो हमारा ये जो पार्श्वक्रम का एक फॉर्मूला बन जाता है, और यही फॉर्मूला आप लोग को संतुलित करना था, यही आप लोग को फॉर्मूला को समतुल्य प्रतिरोध को निकालना था। उम्मीद करते हैं कि पार्श्वक्रम आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो मेरे बच्चे। ठीक है, तब आपको बहुत ही ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। ठीक है, यहाँ से आप लोग पार्श्वक्रम का पहले परिभाषा देना, उसके बाद चित्र बनाना। चित्र बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एक लाइन डेफिनेशन ये देखना, चित्र अनुसार आप क्या लिखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे ओम का नियम लागू करना, और तीनों पे लागू कर देना। तीनों पे जब हम लागू कर देंगे तो हमारा यहाँ पे समीकरण 1 से मान बैठाएंगे, और ये V बटा I बराबर V बटा R था ना, तो V बटा R1 लिख देंगे, V बटा R2 लिख देंगे, V बटा R3 लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को क्रिएट कर देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, धातु। अब बस 3 सवाल बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुण को गुना का अंतर लिखे। अच्छा सॉरी, गुण होना चाहिए यहाँ पर। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण अंतर लिखना है। तो धातु अधातु में भौतिक और रासायनिक गुण का बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है। एक साइड हम लिखेंगे धातु और एक साइड लिखेंगे अधातु। धातु में क्या होती है बच्चों, तो धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। धातु में क्या होता है, उष्मा मतलब हीट भी पार हो जाता है और विद्युत भी पार हो जाता है।
ठीक है, मतलब दोनों का क्या है, सुचालक है। लेकिन आधातु क्या है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, मतलब ना ऊष्मा का चालन करता है ना विद्युत का चालन करता है। अब देखो धातु में एक चीज और पढ़े कि धातु तन्यता एवं आघात वर्ध्यता होती है। बिल्कुल, धातु में जो होता है तन्यता होती है, इसलिए इसको पीट करके पतली पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। आघात वर्ध्यता भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आघात वर्ध्यता इसलिए होता है कि इसको पीट करके पतली चादर के रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन आधातु को अगर हम इस तरीके से पीटेंगे बच्चों तो वो चूर चूर हो जाएगा। ये क्या होती है? भंगूर होती है। उसके बाद धातु के भौतिक गुण का तीसरा लाइन में अगर हम देखें तो धातु को पीटने पर ध्वनियां उत्पन्न होती है। जी हाँ, आवाज आता है, लेकिन आधातु को पीटने पर ध्वनियां उत्पन्न नहीं होता है। तो ये आप लोग भौतिक गुण लिख दिए। अब धातु और अधातु के रासायनिक 2 गुण लिखना था, तो हमने 2 गुण यहां पे लिखा है। पहला देखेंगे यहां पर कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ठीक है, धातुएं जो है यहाँ पे 1 होना चाहिए। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है और आधातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋण आयन बनाता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ नीचे आएंगे, है ना। हाँ, दूसरा ये हो जाएगा आपका कि धातु में ऑक्सीजन से संयुक्त होकर भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम, एक एग्जांपल दे देना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम अगर मिलाते हैं तो MgO बन रहा है। क्या बन रहा है? MgO बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि क्षारकीय ऑक्साइड बन रहा है, क्षारक ऑक्साइड बन जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें कि आधातु ऑक्सीजन से संयुक्त कर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे एक आधातु ले लेते हैं हम लोग सल्फर, एग्जाम्पल में लिख लेना बच्चों, यहाँ पे सल्फर और प्लस ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये अम्लीय ऑक्साइड बन जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और आधातु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपका 2 रासायनिक गुण हो गया, आप लोग लिख लेंगे। अब आगे देखेंगे श्रेणी क्रम क्या है, संयोजन क्या है, इसका समतुल्य प्रतिरोध लिखें। ये भी आपके 5 नंबर का सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और श्रेणी क्रम बहुत सालों से नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूरी संभावना है कि श्रेणी क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर कि जब पहले प्रतिरोध को, ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर समझ में आ जाएगा ना तो फिर कुछ नहीं है, एकदम लॉलीपॉप है मेरे बच्चे। सबसे पहले आपको क्या करना, श्रेणी क्रम का परिभाषा लिख लेना, जैसे कि मैं पहले बताया था। परिभाषा लिखेंगे श्रेणी क्रम का, लिखेंगे श्रेणी क्रम। जब पहले प्रतिरोध को दूसरे सिरे को, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से संयोजित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बोले सर क्या है ये दूसरा तीसरा? एक बार फिर से समझा दीजिए मेरे बच्चे। आपको इसको याद नहीं करना है तो सर क्या करना है? समझना है मेरे बच्चे, समझोगे तो याद हो जाएगा। देखो फिर से, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है। और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये वाला पहला सिरा, ठीक है। और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जब संयोजित किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। एक बार फिर से समझिए, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से क्या किया जाता है? ज्वाइंट किया जाता है, संयोजित किया जाता है मेरे बच्चे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसके बाद आपको चित्र बना देना है। पार्श्वक्रम में तो आपको बताए थे समांतर क्रम में आपको चित्र बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको श्रेणी क्रम में लाइन बाय लाइन बनाना है। ये आपका पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये आपका तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से चित्र बना देंगे, यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, यहाँ स्विच लगा देंगे, यहाँ एम्पियर लगा देंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद चित्रानुसार हम लोग लिखेंगे कि R1, R2, R3 प्रतिरोध को क्या कहिए? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जिससे विभवांतर जो है V1, V2 और V3 इस प्रकार इस परिपथ में कुल विभवांतर तीनों विभवांतर के योग के बराबर होगा। जी हाँ, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि हमने जो चित्र यहाँ पे लिख दिया है वहाँ पे V1, V2, V3 है। तो अगर हम टोटल विभवांतर अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा? टोटल योग हो जाएगा। तो बड़ा V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण 1 मान लिए। अब यदि परिपथ में धारा जो है I है और कुल प्रतिरोध जो है वो R है, तो ओम का नियम से, ओम का नियम अभी हम लोग क्या पढ़े थे? I बराबर V बटा R, यही ना पढ़े थे। अगर हम मेरे बच्चे यहाँ पे V को यहीं रहने देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे I बटा R हो जाएगा बराबर V हो जाएगा। तो V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी I बटा R बोलते हैं,
हाँ, भी को अगर हम वहीं पे रहने दें मेरे बच्चे, भी को यहीं पे रहने दें तो क्या हो जाएगा, आई गुना आर हो जाएगा बराबर भी। हम लोग यहीं पे तो वही लिखे, भी बराबर आई आर, वही फॉर्मूला है, बस घुमा के लिखा गया है। ठीक है, तो भी बराबर आई आर हो गया। अब सभी प्रतिरोधकों के ऊपर क्या कर दिए हम, ओम का नियम को लागू कर दिए। तो ओम का नियम हमारा क्या होता है, भी बराबर आई आर। तो V1 लिखे तो आई बराबर आई इंटू R1 लिखेंगे। अगर V2 लिखेंगे तो आई बराबर आई R2 लिखेंगे। V3 लिखेंगे तो आई R3 लिखेंगे। अब समीकरण 1 से हम देखेंगे कि समीकरण 1 में हमने क्या लिखा था कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था। तो आई, अब यहाँ पे V बराबर फॉर्मूला क्या था, तो I इंटू आर। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 क्या हो जाएगा, अब IR2, और V3 क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे I को हम क्या किए, कॉमन ले लिए, क्योंकि तीनों में I था, तीनों में था ना, तो हम I को कॉमन ले लिए। तो I को कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारे पास, R बराबर R1 R2 R3 बचा, है ना। तो ये हमारा हो गया किसका आंसर, तो ये हमारा श्रेणी क्रम का हो गया, है ना। तो ये आपका श्रेणी क्रम का हो गया, R बराबर R1 R2 R3, है ना। लिखेंगे अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग लिख देना, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, दोनों को आप लोग अच्छे से कर लेना मेरे बच्चे। अब लास्ट सवाल है, और ये लास्ट सवाल को आप लोग देख लो, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, तो हम 3 अंतर यहाँ पे लिखें। पहला अंतर हो जाएगा आपका कि यह अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया होता है बच्चों, मतलब ऐसी क्रिया जैसे छींक आना, ठीक है, छींक आना। छींक आना क्या हम लोग सोच समझ कर छींक लेते हैं, नहीं सर, अचानक आ जाता है, छींक आना हो गया। और अगर हम कोई भी गर्म चीज़ को अगर छुए और अचानक हाथ का हट जाना, तो ये क्या है, इस प्रकार के जो प्रतिक्रिया हो रही है बच्चों, यही हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। और ये जो होता है अनैच्छिक क्रिया होता है, ये ऐच्छिक नहीं होता, ये सोच समझ कर सोची समझी साजिश नहीं होती है, ये अनैच्छिक होता है, अचानक होता है, ठीक है। जैसे छींक आना, जैसे हम गर्म मोमबत्ती को छुए और अचानक से हाथ हटा देना, तो ये क्या है, अनैच्छिक है। हम चाह कर भी, अगर चाह कर भी हम सोचेंगे कि वहाँ रखें, तो ऐसा नहीं, हम लोग अचानक अगर गर्म कोई भी चीज़ देखेंगे या कांटा चुभ जाएगा अचानक, तो हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो वो उस प्रकार के जो प्रतिक्रिया होती है मेरे बच्चे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, है ना। और ये शरीर के अंगों के अचानक व तीव्र प्रतिक्रिया होती है। जी हाँ, ये पहला हो गया। ये दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यह शरीर के अंगों को अचानक होता है, ये क्या होता है, तीव्र प्रतिक्रिया होता है, तीव्र। उसके बाद यह मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। ये हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया में हम लोग बोल दिए, ठीक है। क्या बोले, प्रतिवर्ती क्रिया में ये मेरु रज्जु द्वारा, आप लोग हम पढ़ाए थे, है ना, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, है ना। यहाँ पे मस्तिष्क जब पढ़ा रहे थे, तो ये यहाँ पे क्या होता है, मेरु रज्जु होता है पेट के पीछे, और यही मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। ये दिमाग तक बात नहीं पहुँचता है कि भैया गर्म लग रहा है हटा लो, ऐसा नहीं। ये क्या होता है ना कि ये यहीं पे मेरु रज्जु ही हमारा क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। यही टहलना क्या होता है, ये ऐच्छिक क्रिया है। बोले यहाँ अच्छी लिख दिए सर, यहाँ पे ऐच्छिक लिख लेना आप लोग, क्या लिख लेना, ऐच्छिक। ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है, मतलब कि ये सोची समझी वाले। अगर हमको टहलना है, हमें घूमने जाना है, तो हम सोच समझ कर जाएंगे। यह समय पर लेकिन धीमी प्रतिक्रिया, ये धीमी प्रतिक्रिया है ना टहलना, लेकिन यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। मेरे बच्चे आप लोगों को पता है कि मस्तिष्क यहाँ पे एक होता है दिमाग में, मुंडी में, और एक आपका पीठ के पीछे आपका मेरु रज्जु होता है। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है, जो अचानक जो क्रिया होती है, वो हमारा मेरु रज्जु कंट्रोल कर लेता है, वो मस्तिष्क तक पहुँचता नहीं। अगर मस्तिष्क तक पहुँचेगा तब तक हाथ जल जाएगा, कांटा चुभ जाएगा, है ना, ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि टहलना में जो है ये हमारा पूरा दिमाग कंट्रोल करता है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया जो है ये हमारा कंट्रोल मेरु रज्जु करता है। तो आप ये दोनों अंतर आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चों आप लोग का 10 सवाल, ठीक है। और 10 सवाल को बताने से मैं हम पूरे आधे घंटा कर दिए। लेकिन हाँ बच्चों, इस 10 सवाल में से हमको लगता है 15 सवाल आप लोग का दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक चीज़ से बताएं आप लोग को, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ हम बता दिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताएं जो कि आपका MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे दर्पण उर्पण वाला बता दिए थे, है ना, फिर इधर ऐच्छिक प्रतिक्रिया, अनैच्छिक, और फिर पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम। तो यहाँ से आप लोग का 10 सवाल नहीं या 15 सवाल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और समझ में आया मेरे बच्चे, तो आप वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर नहीं किए हैं तो किए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो और अच्छी बात है, मतलब कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है नीचे, ठीक है। और एक लास्ट जो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वो शेयर करना है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक करना है, जो भी आपके 2025 में एग्ज़ाम देंगे, जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। देखो, जितना ज़्यादा चैनल को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा, उतना मैं एफर्ट करूँगा आप लोगों के लिए, आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चूँकि मिशन 2 जो है ना बच्चे, वो आपके
सपनों को सपोर्ट करता है। तो आप अपना सपना देखिए और हमें भी दिखाइए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए मेरे बच्चे, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सअप चैनल, सब हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, इसके बाद भी और भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे जो कि बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन। मैं सभी क्वेश्चन को आपको करवा दूंगा और 2025 में जो पूछा जाएगा वो भी सवाल करवाऊंगा। प्री बोर्ड में जो पूछा जा रहा है वो सारे सवाल को हम लोग करवा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी सवाल को आप लोग अच्छे से देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।